केरला भारत की सबसे एजुकेटेड स्टेट है और इस फैक्ट को फ्लेक्स करने में केरला वासी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। What would you want to be in future? I would like to be a terrorist. I'm A-Train. I'm the fastest fucking man alive. ऐसा लिटरेसी रेट भाड़ में गया कि उसके बाद वहाँ पे ब्रेन वॉश सबसे ज्यादा युवा हो रहा है। क्या फायदा उस चीज का? कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसी केरला को बदनाम करने के लिए द केरला स्टोरी बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि हिंदू लड़कियां इतनी बुद्धिहीन होती हैं कि कोई विशेष समुदाय का लड़का इनके पास एक विशेष प्रेम प्रस्ताव लेके जाए जिसके भविष्य में इनका मरना और छोटे छोटे टुकड़ों में कटना तय हो, तब भी ये उस प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं केवल अपने आप को अधिक प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए। Sunflowers aren't red and violets aren't either. I'm going to chop you up and put you in a freezer. दुर्भाग्य से केरला स्टोरी में जितनी चीजें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन वो केवल और केवल केरला तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में भी होती हैं और पूरे संसार में भी होती हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को नहीं पता था, केरला स्टोरी इसमें थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है आईसिस जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा। इन गैर मुस्लिम लड़कियों को स्टेजेस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इन्हें मुस्लिम बनाया जाता है, फिर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है एक प्रोडक्ट के जैसा। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। कुछ लोगों की इस फिल्म से मेन समस्या ये है कि ये फिल्म कुछ ज्यादा ही रियल है। इतना सच भी नहीं दिखाना था, बल्कि शतुरमुर्ग के जैसा अपना सर मिट्टी में दसाए रखना था। इनके अनुसार ऐसी फिल्में ना बनाए। इन क्रेडिट्स में विजय जी उन्होंने दिखाया कि ऐसा 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 हुआ था, अभी भी जो रियल जो फुटेज है वो दिखाया उन्होंने। ठीक है, अभी आज सारे दुनिया को पता चल गया ना ये कि केरला में क्या हुआ था। इतना सब डीप मत जाइए, ये सब मत बताइए, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। कितना एक फिल्म को रियलिटी दिखानी चाहिए, यदि रियलिटी कुछ ज्यादा हार्श हो और किसी की फीलिंग हर्ट करती हो तो वो नहीं दिखानी चाहिए। इन सारी बातों से हट जाते हैं और शुद्ध रूप से एक वास्तविक तथ्यात्मक बात करते हैं। क्या शतुरमुर्ग के जैसा अपनी गर्दन मिट्टी में दबाने से वास्तविकता बदल जाएगी? यदि तुम इन पीड़ित हिंदू बच्चियों के बारे में बात करना बंद कर दोगे तो क्या इनका होना बंद हो जाएगा? क्या फिर इनको फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाएगा? क्या फिर इनको आईसिस और दूसरे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों में एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा? केवल इसलिए क्योंकि तुम अपनी आंखों का प्रयोग केवल सिलेक्टिव चीजों को देखने के लिए करना चाहते हो, उससे संसार की वास्तविकता नहीं बदल जाती। ये चीजें होती रहेंगी जब तक तुम इन्हें नहीं रोकोगे, और तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे जब तक तुम इनके बारे में सबसे पहले लोगों को अवगत नहीं कराओगे। तो बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के तुम्हें वास्तविकता बतानी होगी। और जो इन्होंने कहा कि इस वास्तविकता के बारे में, इस जिहाद के बारे में बात ही नहीं करते, ऐसा दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या हम ये पहले ट्राई नहीं कर चुके? 1947 से पहले लोग सोचते थे भारत का कभी बंटवारा नहीं होगा, वो बस ऐसा दिखावा करने में लगे थे कि सब कुछ अच्छा है। 20 साल बाद हमारा पूरा भारत दो टुकड़ों में टूट चुका था। उसके बाद इससे पहले भी एक कश्मीरी फाइल्स फिल्म आई थी जो कश्मीर पे बेस्ड थी। वो फिल्म उन कश्मीरी हिंदुओं की वास्तविकता पे बेस्ड थी जो सोचते थे कभी उनके साथ कुछ भी अहित नहीं होगा। वो आर्थिक रूप से अच्छा जीवन जी रहे थे, अच्छा व्यवहार करते थे दूसरों के साथ। उन कश्मीरी पंडितों का क्राइम रेट भी लो था, वो इन सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं देते थे जो उनके साथ हो रहा था छोटे स्केल पे, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर तुमने क्या देखा? एक दिन उनको उनकी हिंदू पहचान के लिए ही मारना शुरू किया जाता है और ये आतंकवादी कभी भी नहीं रुकते। आज के दिन भी कश्मीर वैली के भीतर हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। आंखें बंद करने से वो चीज भी नहीं रुकी थी, ये चीज भी नहीं रुक रही। और वहीं पे इस फिल्म के पास दो चॉइस थी। पहली चॉइस दिखावे के लिए फिल्म बना देना, इस विषय के बारे में फिल्म भी बना देना, लेकिन उसकी वास्तविकता भी ना बताना, उस इंटेंसिटी के साथ वास्तविकता ना दिखाना। और उस प्रकार की फिल्म थिएटर में कब आती है कब जाती है किसी को पता नहीं लगता। वहीं दूसरे स्थान पे इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को अधिक से अधिक वास्तविक रखा है। इन मेकर्स ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि इस फिल्म से कहीं किसी की भावनाएं तो आत नहीं हो जाएगी, क्योंकि उनका विचार पहले से स्पष्ट था कि ये फिल्म हम इन पीड़ित हिंदू महिलाओं की वास्तविकता दिखाने के लिए बना रहे हैं। वो वास्तविकता चाहे कितनी भी कड़वी हो, हम उसे स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? ये फिल्म इस रिलीजियस कन्वर्जन प्रोसेस को भी डिटेल में बताती है कि कैसे हिंदुओं के भीतर सुरक्षा जगाई जाती है, क्योंकि इन हिंदू बच्चियों को अपनी संस्कृति की कोई जानकारी नहीं होती। इनके माता पिता ने कभी इनको हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बताया, तो यहीं पे इन हिंदू बच्चियों की अज्ञानता का लाभ उठाया जाता है और इन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। इन्हें सिखाया जाता है अपनी हिंदू संस्कृति से घृणा करना, ताकि कन्वर्जन प्रोसेस में पहला चरण पूरा हो सके और उनके भीतर की हिंदू पहचान बिल्कुल मर जाए। खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत तुमने सुनी होगी, लेकिन वास्तविक में खाली दिमाग जैसा कुछ नहीं होता है। एक बार इन हिंदू बच्चियों के दिमाग में से हिंदू विचार निकाल दिया जाता है तो वो स्थान खाली नहीं रह सकता, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और विचार आएगा। और वहीं पे हिंदू बच्चियों का टोटल कन्वर्जन शुरू होता है, जिसमें ये बच्चियां पूर्ण रूप से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाती हैं और अपनी ही सभ्यता से, अपने ही पूर्वजों से, अपने ही माँ बाप से भी घृणा करने लगती हैं। फिर वो अपने ही माता पिता को माता पिता के रूप में नहीं देखती, बल्कि काफिर हिंदुओं के रूप में देखती है। भारत में ही या तो कुछ लोग इस फिल्म को कैंसिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर इसके पोस्टर फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आईसिस जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन वो इस फिल्म को देखे, उनकी फीलिंग हर्ट हो, वो मुझे समझ में आता है, उनके पास अच्छे कारण हैं। After ISIS expressed its disapproval of the data shown in their movie. In its statement, ISIS claimed that the stats shown in the movie are wrong, and ISIS follows global benchmark in employing women.
In fact, ISIS has employed more women than many multinational companies like Amazon, Google, Apple, etc. तो जो लोग भारत में ही रहते हुए इस फिल्म में दिखाई गई सच्चाई को भारत में ही बाहर आने से रोक रहे हैं, मैं क्यों ना कहूँ ये लोग आईसिस की ही इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसी के तहत ये रणनीति कर रहे हैं इस फिल्म को रोकने की। वो इस्लामिक टेरर ये चाहता ही नहीं कि हमारी अंदर की रणनीति बाहर आए। ये फिल्म उनकी रणनीतियों को बाहर निकालने के लिए है। जो वर्ग कह रहे हैं इसको बाइकआउट करने का, भारत के वो संगठन भी इस फिल्म को सेकुलरिज्म के नाम पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल सेम टू सेम एजेंडा है आईसिस वाला। आईसिस भी इस्लामिक स्टेट चाहता है और ये संगठन भी इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, पर जैसे ही केरला स्टोरी जैसी फिल्म आ जाती है जो वास्तविकता बताने लगती है, तब ये सेकुलर बन जाते हैं। फिर भी जिन लोगों को इस फिल्म से समस्या हो रही है, ध्यान रहे ये फिल्म केवल 3-4 हिंदुओं की कहानी बताती है, पर यदि तुम इतिहास में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये केवल 3-4 हिंदू महिलाओं की कहानी नहीं है। इसी देश में मुगलों के समय पे मीना बाजार लगा करते थे, जहाँ पे हिंदू महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता था। इन्हीं बाजारों में हिंदू महिलाएं हर समय उपलब्ध होती थी, जिन्हें मुसलमान खरीद और बेच सकते थे अपनी सेक्स स्लेव बनाने के लिए। अफगानिस्तान तक में हिंदू कुश जैसी पहाड़ियां बनी हुई हैं जो चीख चीख के बताती है कि यहाँ पे हिंदू मरे थे, यहीं पे हिंदू बच्चियां मरी थी जिनको भारत के भीतर से खरीदा जाता था और फिर अफगानिस्तान में इन्हीं स्थानों के थ्रू ले जाया जाता था। लेकिन कुछ लड़कियां इतनी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, इतनी बार उनका हो चुका था रिलीजन के नाम पे, कि वो शारीरिक रूप से इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो इससे आगे जा सके, तो वो वहीं पे मर जाती थी। तो उस स्थान का ही नाम हिंदू कुश रख दिया गया। इसी भारत के इतिहास में तुम ये भी पाओगे कि हिंदू महिलाओं को सामूहिक जौहर भी करना पड़ता था, जहाँ पे एक छोटे से हिंदू राज्य में जितने भी योद्धा होते वो बाहर युद्ध भूमि में मर जाते। उसके बाद उस राज्य के भीतर केवल महिलाएं और छोटी बच्चियां बचती थी, 2-2 साल की, 3-3 साल की भी। तो हिंदू महिलाओं के ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, उनके पास 2 चयन होते थे कि वो एक चीज को चुन ले, या तो जीवन भर उनकी सेक्स स्लेव बन के रहे, बाहर से जो इस्लामिक आर्मी आ रही है यदि वो भीतर आ जाए राज्य के भीतर, तो वो सेना राज्य के भीतर सारी हिंदू महिलाओं का करती थी। तो उन्हें पहले से ही पता होता था कि यदि वो लोग उन्हें जीवित पाएंगे तो वो उनका करेंगे, और तो और यदि वो उन हिंदू महिलाओं को, यदि वो उन हिंदू बच्चियों को मरा हुआ भी पाएंगे लेकिन उनका शरीर सुरक्षित होगा, तो वो इस्लामिक सेना उन मरे हुए शरीरों का भी रेप करेगी। ये बात भी उन्हें पहले से ही पता होती थी। तो ये हिंदू महिलाएं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का चयन करती थी, लेकिन आग में जल के, ताकि उनका मरा हुआ शरीर भी ना बचे, ताकि उनके मरे हुए शरीर का भी कोई ना कर पाए। ये स्वाभिमान का विषय होता था। तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो मृत्यु का चयन करती थी जल के। तो ये भारत का इतिहास है, ये भारत की वास्तविकता है। इसके सामने केरला स्टोरी एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। और जैसा मैंने कहा था कि ये केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे संसार भर में यही हो रहा है। इसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियो बनाई थी। उसी वीडियो से मैं तुम्हें कुछ क्लिप दिखाता हूं ताकि तुम समझ सको कि ये एक ग्लोबल एजेंडा है। यूके में ये ग्रूमिंग गैंग के केसेस अधिकतम बर्मिंघम, लैंडशेयर और ब्रेडफोर्ड में पाए जाते हैं। इन्हीं हजारों केसेस में से एक पीड़ाजनक केस है चार्लिन डाविंस का, जिस बच्ची का आज से 20 वर्ष पहले अपहरण कर लिया गया था जब वो केवल 14 वर्ष की थी। पुलिस ने इस केस में इलियाद अल-बतीक और मोहम्मद रिवेशी को आरोपी ठहराते हुए बंदी बनाया और ये बताया कि उस बच्ची के सिवाय 60 बच्चियां और भी हैं जिनकी उस क्षेत्र में इसी प्रकार ग्रूमिंग की गई है। और भला उस 14 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ? कहा जाता है कि उस छोटी बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और एक टेक अवे रेस्टोरेंट में उन्हें कबाब के साथ मिला के ग्राहकों को खिला दिया गया। इस प्रसिद्ध ग्रूमिंग गैंग के केस में जिन 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया था, उनको एविडेंस की कमी होने के कारण छोड़ दिया गया। ये वो समय था जब यूके की इस समस्या को लेकर आंखें खुल ही रही थी। 10 years ago, people didn't even know what a grooming gang was. इसके सिवाय अनेकों केसेस में अनेकों आरोपी पकड़े भी गए और शॉकिंग डिटेल सामने आई। Destroyed our nation, destroyed our culture. यूके के भीतर जो ग्रूमिंग गैंग्स ग्रूमिंग करते हैं यूके के भीतर छोटी बच्चियों की, उसी ग्रूमिंग को भारत के भीतर लव जिहाद कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि यूके के जैसे भारत की भी इस ग्रूमिंग के प्रति कोई विशेष नीति होनी चाहिए, ऐसी कोई टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इसी ग्रूमिंग को रोकने का काम करे, हमारी छोटी बच्चियों को बचाए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में दो। उसके सिवाय इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। धन्यवाद।